जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की इस मेंस आंसर राइटिंग क्लास के अंतर्गत जिस प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करोगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आएगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रश्न आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो पिछले वर्ष 2023 की परीक्षा में जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर के यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसी से लगभग 7 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए थे कि भाई गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के क्या प्रावधान है, क्या चुनौतियां, सरकार इसमें कौन कौन से प्रयास कर रही है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार संभव है कि आपसे डायरेक्टली पॉलिसी पर प्रश्न न पूछ करके आपसे किसी और मुद्दे पर प्रश्न पूछ ले और वहां पर आपको पॉलिसी का जिक्र करना हो। जैसा कि माननीय सरकार आपसे एक प्रश्न पूछता है कि सरकार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन से प्रयास कर रही है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी को कोट करना पड़ेगा। आपसे मानिए प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट के लिए, उसके निर्यात के लिए कौन से प्रयास कर रही है, तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आपको कोट करनी पड़ेगी, उसके बारे में बताना पड़ेगा, उसके प्रावधान आपको बताने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, इसमें तो हम आपके साथ बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे ही करेंगे, मतलब कंटेंट तो लेंगे ही लेंगे, प्लस साथ साथ में स्ट्रक्चरिंग भी समझेंगे। ऐसे प्रश्न में भी किस प्रकार से हम यूपी के मैप को बना करके कुछ चीजें दर्शा सकते हैं जिससे कि हमारे नंबर बढ़े, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मैं एक बात को बहुत क्लियरली समझता हूं कि आंसर राइटिंग आप सब लोग कर रहे हैं, 15,000 लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सब लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आप किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हो, किस प्रकार से अपने आंसर में लगातार इनरिचमेंट कर रहे हो। अगर आप ध्यान दो तो हमने अपने पूरे चैनल पर 4 प्री प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जो कि मेंस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। पहली प्लेलिस्ट आपकी जो है वो है मेंस के करंट अफेयर्स को लेकर के। सेकंड प्लेलिस्ट जिसके अंतर्गत आज जो क्लास जाने वाली है वो क्या है, आंसर राइटिंग की एक पूरी सीरीज यहां पर चलाई जा रही है। थर्ड प्लेलिस्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो आज की ही क्लास का एक हिस्सा है, जहां पर हमने सरकार की जो प्रमुख पॉलिसी है उस पर 15 क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज की इस क्लास के माध्यम से 16वां क्वेश्चन वहां पर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 पॉलिसी जो यहां पर मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस किए, जरूर पढ़ना, जरूर क्लास करना, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न जब पूछेगा तब यहीं से आप अपने आंसर को ज्यादा अच्छे से लेकर के आ सकते हो। इसके अलावा जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने आपको यहां पर दिया हुआ है, जिसमें लगभग 70 क्लासेस है जो कि पूरे 5 और 6 को यहां पर कवर करती है। तो ये 4 प्लेलिस्ट तो फ्री है, आप इसको फॉलो करो ही करो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर हम प्रश्न को पूरा पढ़े तो प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी पॉलिसी है यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 राज्य में जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ की चुनौतियों का समाधान कैसे करती है। तो 2-3 बातें बहुत क्लियर समझना। आपसे प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों पर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर में क्या किया हुआ है, केवल जनसंख्या वृद्धि के चैलेंजेस पर फोकस किया है। ध्यान देना, प्रश्न चुनौतियों पर नहीं है, प्रश्न क्या है, इन चुनौतियों का समाधान कैसे ये पॉलिसी सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो आपको इसके समाधान पर फोकस करना है और समाधान में हम बताएंगे क्या कि भाई ठीक है, यूपी में पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण से ये चैलेंजेस व्याप्त है और इन चैलेंजेस का समाधान ये पॉलिसी इस प्रकार से करती है। देखो, एक बहुत अच्छा अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं, इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बताऊं, तो सबसे सिंपल तरीका ये है, आप यहां पर क्या करो कि यूपी में जो चैलेंजेस व्याप्त हैं आप उनको एक कॉलम में बता दो और सेकंड कॉलम में आप बता दो कि इस पॉलिसी के जो प्रावधान है, ठीक है, ये पॉलिसी उनका समाधान कैसे करती है। एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आंसर का अगर आप इस फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखते हो तो। ठीक है, आपने क्या बता दिया कि भाई हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसका समाधान ये पॉलिसी किस प्रकार से निश्चित करती है, ये बातें बतानी है। यहाँ पर इस पॉलिसी के अंतर्गत हमने लक्ष्य क्या रखा हुआ है, वो बातें यहाँ पर आपको कोट करनी है। आपको बताना कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उत्तर प्रदेश में, जीवन प्रत्याशा है वो क्या है, वो थोड़ी सी कम है, उसको बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी में कौन से प्रावधान किए गए वो आपको बताने। आपको बताना कि भाई यूपी में क्या है, एमएमआर जो है
वो थोड़ा ज्यादा है, उसको कैसे कम किया जाएगा, इस पॉलिसी में क्या बातें बतानी है आपको बताना है। भाई जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, तो उसके लिए इस पॉलिसी में कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जिक्र किया गया है, आपको वो बातें यहां पर बतानी है। ध्यान देना, आप अगर इस प्रकार से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके नंबर ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है, क्या केवल एकमात्र यही तरीका है? नहीं भाई देखो, एकमात्र ये तरीका नहीं है। हमने एक फॉर्मेट तो ये डिस्कस कर लिया, इसके अलावा जिस तरीके से हम आंसर को ले सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा क्यों रहा हूं, एक मिनट। तो मेथड 1 तो ये है कि आप अपने आंसर को इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। सेकेंड मेथड जिसको जनरली आप सबने फॉलो किया है और अच्छा मेथड है, ऑब्वियसली इसमें भी नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड ये होता है लिखने का, जहां पर आप हेडिंग और सब हेडिंग देते हुए, ध्यान दीजिएगा, जनरली हिंदी मीडियम के लोग क्या करते हैं ना, हेडिंग तो देते हैं लेकिन सब हेडिंग देना भूल जाते हैं, क्योंकि जनरली समझ में भी नहीं आता कि हम सब हेडिंग दें क्या। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाला तो दे लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हेडिंग और सब हेडिंग देते हुए अपने आंसर को लिखना है। यहां पर एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमको जब भी अपने आंसर को लिखना है, ठीक है, मेन बॉडी हम लिख रहे होंगे, तो हमको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के एफर्ट कोट करने हैं जो कि यूपी से संबंधित हो। यूपी सरकार इटावा में कौन से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है, यूपी सरकार प्रयागराज जो कि सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पर, उसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन से उपाय कर रही है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स आपको कोट करने पड़ेंगे जो कि यूपी स्पेसिफिक होगा, तब आपको क्या होगा, नंबर ज्यादा मिलेगा। देखो जनरली केवल 5% लोग जिन्होंने कॉपी सबमिट की थी अपने मेन आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में, उसमें केवल 5% लोगों ने ये अप्रोच फॉलो किया, ठीक है। बाकी 95% लोग या फिर कहूं तो 90% लोगों ने ये अप्रोच फॉलो किया होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल्स वाला जो काम मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये काम किसी ने नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, ये काम आज मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी करूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल, कौन कौन से पॉइंट हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड करना है ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसका जो मॉडल आंसर है, हम आपको जो हमारा मेन आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है वहां पर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, जिनका भी 2024 में मेंस की परीक्षा है, हमने उनके लिए एक फ्री इनिशिएटिव अलग से स्टार्ट किया हुआ है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पर मैसेज कर देना है, अपना एडमिट कार्ड या फिर अपना कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ये बात क्लियर हो कि आप मेंस देने जा रहे हो, आपको वहां पर सबमिट करना और आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हमको अपने आंसर की इंट्रोडक्शन भूमिका कैसे लिखनी चाहिए। बहुत क्लियर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। देखो सबसे पहले तो ये बात समझो कि जब भी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जब भी हम भूमिका लिखेंगे, तो जो हमारी टोटल शब्द सीमा है उसका 10% जो हमारी क्राइटेरिया उसको हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मतलब 200 शब्दों का प्रश्न है तो हम 25 से 30 मैक्सिमम इतने शब्दों में हमको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या, अब इस बात पर फोकस करते हैं। देखो भाई, यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों है, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन में। और आप कैसे करोगे, कुछ एग्जांपल, जैसे कि आप ये बात कोट कर सकते हो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है लगभग 25 करोड़ के अराउंड है, ठीक है, 25 करोड़ के आसपास है, जो कि पूरे भारत का अराउंड 16.5% जनसंख्या है, और जिसके साथ जो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या। देखो यहां पर यूपी वाले बहुत मेहनती हैं भाई, इस मामले में मतलब कोई कोताही नहीं है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है, यूपी है। आपने यहां पर क्या किया, इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोडक्शन में एक ऐसे फैक्ट को बताया जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या होने की बात को सिद्ध करता है। ध्यान रखना, जब आप इस स्टेटमेंट को कोट कर दोगे, इसके बाद हमको क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इस बात को ऐसे कोट करेंगे कि देखिए, जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट पूरा पढ़ करके सुना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो देश की आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा है। अनुमान बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एजम्पशन है, एक रिपोर्ट इस बात को बताती है कि अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ में इंटरफेयर ना करें, अगर हम हस्तक्षेप ना करें, तो ये यूपी की आबादी वर्ष 2036 तक बढ़ करके 30 करोड़ के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। 300 मिलियन का आंकड़ा यहां पर हम लोग क्रॉस कर लेंगे, ऐसी एक रिपोर्ट बताती है वर्ष 2036 तक होने की। हमने यहां पर क्या किया, हमने इस बात को भी मेंशन कर दिया
कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के नहीं आती है तो यूपी की जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी और जो जनसंख्या वृद्धि के कारण चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी लगातार वृद्धि होगी। तो आपने एक तो वर्तमान कंडीशन बता दी, आपने फ्यूचर का एक डायमेंशन बता दिया कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि इतनी अनुमानित की जा रही है जिसके कारण से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं, संसाधनों की कमी, ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन चैलेंजेस को समाप्त करने के लिए यूपी सरकार ने 2021 में उत्तर प्रदेश जनसंख्या पॉलिसी 2021-30 का निर्माण किया। ठीक है, जो कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण मतलब पॉल्यूशन स्टेबलाइजेशन, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ठीक है, और एमएमआर और जो आपका शिशु मृत्यु दर है इन सबको संतुलित करने का प्रयास करेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने पर फोकस करेगी। तो आपने इंट्रोडक्शन में ना ये सारी बातें शामिल कर दी। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये 25 से 30 शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, मैं जब बातें को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो संभव है कि मेरे तरफ से एक्सप्लेन करते समय चीजें थोड़ी सी लंबी आपको दिखे, लेकिन आपको इन्हीं बातों को अपने शब्दों में 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, बातें क्लियर है? हम चाहे तो ऐसे भी कोट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है आपका, कुल टोटल फर्टिलिटी रेट का हिंदी क्या होता है भाई, देख लेना भाई, TFR कहते हैं उसको हम लोग में। ठीक है, कुल प्रजनन दर, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी का निर्माण किया है। आप चाहो तो इस बात को कोट करते हुए अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट जो कि मैंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला पॉइंट कि यूपी में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यूपी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर ये चीजें ऐसे ही ग्रोथ करती रहेंगी, कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, तो कुछ चैलेंजेस जैसे कि रिसोर्स को लेकर के एक चैलेंज उत्पन्न होगा, जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ेगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी का निर्माण किया है। ये बातें आपको बतानी है। क्लियर? इंट्रोडक्शन तैयार हो गया। अगर आप इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखते हो तो सिंपल सी बात है, ये इंट्रोडक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है और आपके नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन बॉडी, जहां पर हम क्वेश्चन की जो रियल डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप चाहो तो यहां पर कुछ मैप और कुछ ग्राफ का प्रयोग भी कर सकते हो। जैसे कि एक ग्राफ हम लोग जो अपने आंसर में बनाना चाहिए और आप लोग बना सकते हो, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्राफ बनाने से क्या होता है ना कि आपका आंसर लगता है कि आपने कुछ टेक्निकल चीजें पढ़ी हैं, आप अपने आंसर को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। कई एग्जाम में ग्राफ आपके सिलेबस में शामिल रहता था, सो दैट कि आप जब अधिकारी बनो तो आप ग्राफ को रीड कर सको। तो ग्राफ बनाते रहो तो चीजें अच्छी लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, हम यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है वहां पर हम वर्ष या फिर ईयर को दर्शाएंगे, और वाई एक्सेस पर हम दर्शाएंगे कि जनसंख्या इन करोड़। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या करोड़ में। ठीक है, ये चीज हम यहां पर दर्शा रहे हैं। अब दर्शा कैसे रहे, तो सबसे पहले 2011 इसका सेंसस हमारे पास है, हम इस आंकड़े को यहाँ पर कोड कर देते हैं कि लगभग 15-16 करोड़ के अराउंड में जनसंख्या हमारे पास यूपी में थी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो गया लगभग 15 करोड़। ठीक है, इसके बाद हम वर्ष 2024 या 2025 का प्रेजेंट टाइम डाटा ले लें, तो हम मान ये रहे कि अभी जो हमारी कुल जनसंख्या है वो लगभग 25 करोड़ के अराउंड है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर इस प्रकार से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद वर्ष 2036 में जो हमारा अनुमान है कि हम लगभग 30 करोड़ के अराउंड में रहेंगे, तो उसको यहाँ पर हम लोग ऐसे दर्शा दे। देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जब आप अपने आंसर में करोगे तब आपको नंबर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा हमको मेहनत लग रही है, नहीं, सिंपल सा काम है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा आराम आराम चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर बनाना तो सिंपल से भाई आप ऐसे बनाइए, यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पर आप डाल दीजिए क्या 15, यहाँ डाल दीजिए 25 और यहाँ डाल दीजिए 30। ठीक है, ये आपके 3 ईयर हो गए, 2011, 2024 और 2036। बहुत इजी है। ठीक है, आप ऐसे अपना ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आप ग्राफ के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसे किसी फिगर के माध्यम से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करते हो तो नंबर मिलते हैं। कभी भी ग्राफ या मैप बनाने के बाद प्रयास हमेशा ये करना है कि उसको हम लोग एक बॉक्स में पैक करेंगे
और बॉक्स में पैक करने के साथ साथ देखो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये तब करनी है जब 3 घंटे में 20 प्रश्न इजिली हो जाए और समय बच जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हम क्या 2 कलर के पेन का यूज कर सकते हैं, सर हम क्या अंडरलाइन चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब? जब समय आपके पास बच जाए, जब 20 क्वेश्चन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट करने की वो पूरी हो जाए, तब आप कुछ और काम करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है फिगर और लिखना है यूपी में जनसंख्या वृद्धि ग्राफ। ठीक है, ये बात आपको यहां पर नीचे लिख देनी है। तो इससे क्या होगा, नंबर अच्छे मिलते। प्लस कभी भी कोई डायग्राम, कोई मैप, कोई ग्राफ बनाइए, हमेशा राइट साइड में, ठीक है, और छोटे से बॉक्स में इस साइड बनाइए, और जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे पैरेलली, तो यहां पर हम चीजों को लिखते चलेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना है। तो पहला जो फिगर या डायग्राम इसमें बनेगा वो बनेगा ग्राफ को लेकर के। ये बात आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो रहा बेसिक पॉइंट। इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हमको बताना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण से जो चैलेंज उत्पन्न हो रहा है, उन चैलेंज का समाधान ये पॉलिसी कैसे करती है। ध्यान दीजिएगा, आपको चैलेंजेस नहीं बताने हैं, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेथड 1 को फॉलो कर रहे हैं तो इस प्रकार से हम चैलेंजेस और उसके प्रावधान बता रहे हैं, और अगर हम मेथड 2 भी फॉलो कर रहे हैं तो हम हेडिंग में चैलेंजेस ही तो बताएंगे कि भाई यूपी में ये एक चुनौती है, इस चुनौती का निपटान ये पॉलिसी इस प्रकार से करती है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग मेन बॉडी पर शिफ्ट कर जाते हैं और पॉलिसी के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट भाई कि यूपी में क्या है, इस कॉपी को भी हमको लग रहा है पढ़ाने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। ठीक है, सब लोग होली और होली का दहन में एंजॉय करना चाहते हैं, कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ प्रावधान किया गया है। प्रावधान क्या है, तो हम अवेयरनेस, ध्यान दीजिएगा, हम जागरूकता प्लस जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो गर्भ निरोधक हैं, उनकी पहुंच लोगों तक, मतलब एक तो अवेयरनेस, दूसरा एक्सेसिबिलिटी, इन दो चीजों पर काम करके हम यूपी में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि वर्तमान में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 की बात करें तो यूपी की जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो 2.7 थी। वहीं पर अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 की बात करें तो यूपी की जो फर्टिलिटी रेट थी वो 2.4 थी। और इनसे आगे निकल करके हमको अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को वर्ष 2026 तक, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे आंकड़े आपके आंसर में होने चाहिए, नोट करो, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, वर्ष 2026 तक आपको अपनी जनसंख्या, जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, उसको कम करके 2.1 करना है। और आगे चल करके देखो, ये पूरी पॉलिसी ना दो ईयर में टारगेट करती है अपने लक्ष्यों को। पहला टारगेट करती है 2026 को लेकर के, दूसरा टारगेट करती है 2030 को लेकर के, मतलब 5-5 साल के इंटरवल पे इसने 2 टारगेट सेट किए। ठीक है, पहला टारगेट क्या है कि वर्ष 2026 तक हम टोटल फर्टिलिटी रेट को यूपी की 2.1 सुनिश्चित करेंगे। 2.1 का मतलब ये होता है कि जनसंख्या स्थिर होना प्रारंभ हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, 2.1 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप अगर पढ़े होगे तो इसको मतलब ये होता है कि जनसंख्या इस समय स्थिर हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2030 तक हमको अपने टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करके 1.9 करना है, और यहां से जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टारगेट इस पॉलिसी के अंतर्गत तय किए गए हैं। इसके लिए सरकार कर क्या रही है, तो अगर आप ध्यान दो तो यूपी के कुछ जिले जैसे कि बहराइच में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, मैं अब यहां पर आपको एग्जांपल्स वाले पॉइंट बता रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि आपको अपने आंसर में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो कि यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, जैसे कि बहराइच जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट लगभग 3.5 के अराउंड है। ऐसे जिलों में जन्म अंतराल, ठीक है, जो गैप होता है, जन्म गैप होता है 2 बच्चों के बीच में, उस गैप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहराइच में क्या हो गया, हम टोटल फर्टिलिटी रेट को 3.5 जो प्रेजेंट टाइम में वहां पर है उसको कम करने पर फोकस कर रहे हैं। तो आपने पहला पॉइंट बताया, चुनौती बताई, चुनौती का आपने समाधान बताया कि किस प्रकार से किया जा रहा है, आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट यहां पर जो है इस बहराइच के संदर्भ में कोट कर दिया। नंबर क्या होगा यहां पर आपका, बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, सेकंड समझो भाई, यूपी में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारा चैलेंज ये है कि गर्भ निरोधक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनको लेकर के लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस है तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है।
इसलिए गर्भ निरोधक के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, जो कि प्रेजेंट टाइम नहीं, वर्ष 2020 में लगभग 49.9% था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव प्रयोग की दर है। ठीक है, 49.9% थी। ठीक है, इसको बढ़ा करके वर्ष 2026 तक 65% और वर्ष 2030 तक इसको हम लोग बढ़ा करके 75% करने का टारगेट सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर एक एग्जांपल पॉइंट ऐड करो, जैसे कि इटावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, इटावा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त गर्भ निरोधक के वितरण को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वहां पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं उनके उपयोग की वृद्धि क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है, तो आपने एक एग्जांपल यहां पर भी कोट कर दिया। आपके एग्जांपल्स अपने हो सकते हैं, मैंने तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल ढूंढे, थोड़ा बहुत अपने मन से बनाया, उसको यहाँ पर नोट किया है। आप भी इस प्रकार से अपने एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो टारगेट क्या हो गया भाई, वर्ष 2026 तक 65% हमको करना है और वर्ष 2030 तक हमको 75% करना। ये क्या है, ये गर्भ निरोधक का प्रचलन की दर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा देखो MMR जो मातृ मृत्यु दर होता है, उसमें कमी करने को कमी करना हमारा सबसे बड़ा फोकस है। अभी जो मातृ मृत्यु दर है यूपी के अंतर्गत वो है 197। ठीक है, इसको कम करके वर्ष 2026 तक हम 150 करने पर फोकस कर रहे हैं और आगे वर्ष 2030 तक हम 98 करने को लेकर के फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है MMR को लेकर के। ठीक है, क्लियर हो आप लोग? ध्यान देना, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर इतने सारे फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे याद होंगे? देखो, मैंने कोई बहुत बड़े फैक्ट डिस्कस नहीं किया। पहला फैक्ट हमने क्या डिस्कस किया कि भाई यूपी में जनसंख्या कितनी है, भारत में उसका कितना परसेंटेज है और भारत कौन से स्टेट नंबर पर है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2036 तक हम क्या टारगेट, मतलब कितना हमारी जनसंख्या हो सकती है, और इसी को हमने ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। ये पढ़ना ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आपके सिलेबस में एक पॉइंट दिया गया उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर कई बार प्रश्न पूछ देता है कि हम टी5 को कम करने के लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मैंने आंकड़ा यूज किया है, इंपॉर्टेंट आंकड़े, कहीं से मैं फालतू आंकड़े नहीं यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि बहराइच, इटावा के जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक दो एग्जाम्पल ही याद करना, सारे एग्जाम्पल मत याद करना। मैं तो आपको 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप उसमें से 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल याद करके आंसर में कोट करोगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखो प्रश्न अगर स्पेसिफिक पॉलिसी पर पूछ देगा तो आपको लिखने पड़ेंगे। माने प्रश्न पूछा कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी क्या है, सरकार कौन से प्रयास कर रही है, उनको बताना पड़ेगा ना भाई कि डिजिटल मीडिया के लिए सरकार जितने भी यूट्यूबर्स है, जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए सरकार कुछ कुछ एफर्ट लेकर के आई है। सरकार ने कहा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करो तो हम आपकी जो आमदनी है, जो रोजगार है, जो आय है, उसमें आपके इंक्रीज कराएंगे। ठीक है, ऐसे एफर्ट है, तो आपको स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां पर भी वही काम है। 12 नंबर का 8 नंबर का प्रश्न आएगा ऐसे एग्जाम में, करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो 197 जो MMR यूपी में प्रेजेंट टाइम में है, उसको हम कम करके 150 2026 तक और 98 2030 तक करने को लेकर टारगेट है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आंकड़ा नहीं याद करेंगे हम लोग आंकड़ा केवल MMR के संदर्भ में याद करेंगे। आगे देखो भाई, इसके अलावा हमने छोटे परिवारों के जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उनको हमने प्रोत्साहन देना, इंसेंटिव्स देना प्रारंभ किया है। हम क्या कह रहे हैं भाई कि अगर आप 2 बच्चों के मानदंड का पालन करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की स्कीम में कुछ ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। हो सकता हो कि आपको सर्विस में प्रायोरिटी दी जाए, हो सकता हो आपको कि लखनऊ में अगर कोई हम आवास अलॉटमेंट कर रहे हैं सरकारी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो वहां पर 2 बच्चे वाले फैमिली को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये ऐसे प्रावधान, ऐसे इंसेंटिव सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, ध्यान देना, एग्जांपल भी मैंने आपको कोट कर दिया कि लखनऊ में आवास सब्सिडी के अंतर्गत छोटे परिवारों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ज्यादा यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो एक तो आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पर हो गया। इसके अलावा ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश में एजुकेशन और अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम पर फोकस करती है। जैसे कि वाराणसी में, मोदी जी का जो इलाका है, ठीक है, वाराणसी में बच्चे दो ही अच्छे ऐसे अभियान ने वर्ष 2022 में जन्म नियंत्रण पर 50,000 से अधिक महिलाओं को क्या किया है, मतलब शिक्षित किया है। तो ध्यान देना, शिक्षा और जागरूकता, ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस,
इसको लेकर के वाराणसी में वर्ष 2022 में एक कैंपेन चलाया गया। कैंपेन का नाम था बच्चे दो ही अच्छे, और इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि लगभग 50,000 महिलाओं को हमने अवेयर कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायत सीरीज आप सबने देखी होगी, वहां पर एक स्टेटमेंट था ना कि दो बच्चे हैं मीठे की, उसके बाद बवासीर, ठीक है। तो भाई अब ऐसे कोटेशंस यूज करो, आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सरकार भी इस प्रकार के कुछ प्रयास यहाँ पर कर रही है। सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने को लेकर के भी कुछ प्रयास किए हैं। सरकार जैसे कि प्रयागराज में जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है, मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ, एग्जांपल्स यूज करिएगा आप लोग। प्रयागराज में जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है, उन्होंने वर्ष 2023 में फैमिली प्लानिंग को लेकर के लगभग 2000 से 2500 महिलाओं को लेकर के कुछ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, ठीक है। ये भी आप लोगों को कोट कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि सरकार महिलाओं को जो प्रजनन विकल्प हैं, ठीक है, जो अदर ऑप्शन है कि भाई ठीक है प्रजनन में गैप रखा जाए, दो बच्चे ही उत्पन्न किए जाएं, ठीक है, ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट पे सरकार भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं जागरूक हों। अगर महिलाएं जागरूक होंगी तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सरकार पुरुषों को समझती ही नहीं, कहती पुरुष तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। हम महिलाओं पर फोकस है, महिलाओं को कंट्रोल करना है यहाँ पर, और उनको शिक्षित और उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ध्यान दीजिए भाई, सरकार यहाँ पर क्या कर रही है कि 11 से 19 वर्ष की जो बच्चियां हैं, उनका फ्री हेल्थ चेकअप, उनको बहुत सारी पोषण सुविधाएं, ये भी जनसंख्या पॉलिसी के अंतर्गत शामिल है। जनसंख्या पॉलिसी में केवल जनसंख्या नियंत्रण शामिल नहीं है, हम एमएमआर कम करने पर फोकस कर रहे हैं, हम अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, हम लड़कियों के हेल्थ चेकअप, पोषण सुविधाएं उनको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर शामिल किया गया है। महिला शिक्षा, जो गर्ल्स एजुकेशन है, उसको भी प्रमोट करने के लिए, वहां पर जो ड्रॉप आउट दर है उसको कम करने के लिए भी इस पॉलिसी के अंतर्गत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। विवाह की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और 21 वर्ष, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाए, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पाए, इस पर भी सरकार प्रयास कर रही है। ये कुछ पॉइंट्स देखो, आप सबने आंसर लिखा हुआ है, आप अपने आंसर में सारे पॉइंट ढूंढो। अगर आंसर में आपके पॉइंट्स है, इसका मतलब है आपने अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखा। अगर आपके आंसर में सारे पॉइंट्स नहीं है तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और देखो भाई, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने जो हमारी आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे एएनएम वर्कर्स हैं, जो हमारे जितने भी हेल्थ कर्मी हैं, ठीक है, उन सभी को हम एक प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन सभी को भी हम अवेयर करा रहे हैं, उन सभी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनको जो रिसोर्स है वो प्रदान कर रहे हैं, सो दैट कि परिवार नियोजन को लेकर के जब उनके पास कोई परिवार आता है, कोई महिला आती है, कोई पति आता है, तो हम उनको अवेयर कर पाए, उनको हम समझा पाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है कुंजी भाई, जो सबसे पहले उन फैमिली से मिल रहा है, ठीक है, वो है आशा वर्कर्स आपकी, वो है एएनएम वर्कर्स आपके, वो है आपके हेल्थ वर्कर्स। तो इनके भी ट्रेनिंग के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ अभी तक हमने महिलाओं के संदर्भ में अवेयरनेस देखा, यहाँ पर पुरुषों के अवेयरनेस के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि पुरुष सबसे ढीठ होते हैं इस मामले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सरकार यहाँ पर प्रयास कर रही है। और प्रयास कैसे कर रही है, तो अभी जो पुरुष नसबंदी की दर है उसको हम 2026 तक बढ़ा करके लगभग 15% और 2030 तक बढ़ा करके लगभग 16% करने को लेकर के हमने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है कि हम पुरुष नसबंदी कम से कम इतनी कर पाए। ये है पुरुषों के संदर्भ में सरकार की अवेयरनेस कैंप कि हम 15% से बढ़ा करके 10 सालों में 16% कर देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, है तो है, हम लोग भी इसको फॉलो करते समझते। और देखिए, आप ये बताओ कि जो हाई प्रजनन वाले क्षेत्र है, फर्टिलिटी वाले जोन है, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उन क्षेत्रों में गहन इंटरफेयर करने के बाद, ठीक है, सरकार वहां का जो टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, जैसे आपने देखा था ना बहराइच में 3.5 के अराउंड था, ठीक है, जहां पर भी 3 से अधिक टीएफआर है, सरकार उन क्षेत्रों को टारगेट कर रही है, जैसे कि श्रावस्ती जिला हो गया, और इन क्षेत्रों में नसबंदी प्रक्रियाओं को सरकार प्रमोट करने का प्रयास करे, ठीक है। श्रावस्ती, बहराइच, इन क्षेत्रों में सरकार ये प्रयास कर रही है। आप चाहो तो यहाँ पर एक मैप बना सकते हो, चाहो क्या बनाना चाहिए भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो यूपी का मैप बनाना सीख लो भाई, बहुत ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूपी के मैप में बहुत, सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ये एक फेस है, ठीक है। इसके बाद ये आपका एक पैर हुआ, और आप आगे गए, एक पैर यहाँ पर आपने, और आप आगे गए, एक पैर आपने यहाँ पर बनाया, ये एक पीठ हो गया, ये आपका यूपी का मैप हो गया। ये सिंपल सा यूपी का मैप है, देखो कुछ नहीं है। अगर आप पेन को बिना उठाए यूपी का मैप बना पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप एग्जाम में 10 सेकंड के अंतर्गत मैप ड्रॉ कर दोगे।
इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो यूपी का मैप बनाइए। अब उसमें कुछ एरिया को आप बताइए कि जैसे कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा एरिया क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक है। प्लस इस वाले एरिया में आप कहोगे सर ये क्यों ऐसे आप ड्रॉप बता रहे हो, क्या फैक्टर है यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र इन द सेंस पूर्वांचल का क्षेत्र, ठीक है। पूर्वांचल क्या है, क्योंकि गंगा ये पूरे ये उपजाऊ प्लेट आ जाती है, यहाँ पर उपजाऊ मैदान क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है वो ज़्यादा है। और जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज़्यादा मतलब यहाँ पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये जो एरिया है ये आपका पड़ता है एनसीआर, ठीक है, जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एरिया है वो हो गया। और इधर जो जितने भी आपके ये पश्चिमांचल वाले क्षेत्र है यूपी के, ठीक है, वेस्टर्न यूपी जो आपका पूरा है, ये क्या है, ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, ठीक है, बाकी के कंपेरिजन में। प्लस यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अच्छे खासे हो गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आप इन क्षेत्रों में जाओगे तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाएगा। डेवलप्ड ये आपके एरियाज भी हैं, एनसीआर से भी लगते हैं, इस कारण से भी क्या है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो यूपी में ये दो क्षेत्र तो ऐसे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बीच के क्षेत्रों में जनसंख्या ठीक ठाक है, नीचे के क्षेत्र में जनसंख्या थोड़ी सी कम है, ऊपर क्षेत्रों में भी सेम हालत है। तो आप मैप में उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लिखो कि ये फिगर, ये मैप जो है ये यूपी के जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने कई बार इटावा, कई बार बहराइच, कई बार हम श्रावस्ती इनका जिक्र कर रहे हैं, तो आप मैप के थ्रू इस बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, अगर ऐसे मैप बनाते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आप कहोगे ना सर ऐसे प्रश्न भी मैप बनाने का विकल्प मिल रहा है अगर आपको, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैप बनाओ, राइट साइड में मैप को पुट करो, ठीक है, अपना आंसर को यहाँ पर आप लोग पैरेलली कंटिन्यू करो, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। क्लियर हो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये अगर आप सीख गए तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। इसके साथ ये पॉलिसी जो है ना, ये पॉलिसी यूथ को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। और इसके लिए सरकार क्या करती है कि जितने भी युवा जोड़े हैं, ठीक है, जो जो यंग कपल्स हैं, जो बे रिसेंट में शादी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की शादी हो रही होगी, ठीक है, तो जो युवा कपल्स है उनको हम अवेयर करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, बच्चा पैदा करने की नहीं, बच्चा कैसे कम पैदा करना है इस बात की ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए सरकार ने क्या किया कि अभी रिसेंट में ही आगरा में एक वर्कशॉप आयोजित किया था, जहां पर लगभग 10,000 यंग कपल्स को उन्होंने जो जो भी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के मेजर्स हैं, कैसे लेने चाहिए, कैसे उनका प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में लोगों को अवेयर किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको कुछ ऐसी बातें बताने की सरकार क्या है कि यूपी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ावा देने पर, जीवन प्रत्याशा को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। अभी हमारी जीवन प्रत्याशा कितनी है, लगभग 64.3 है, जिसको हम लोग बढ़ा करके 2030 तक 69 या 70 के अराउंड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छा टर्म नहीं लग रहा है तो 70 मान लेते हैं, 70 तक करने का हमारा यहाँ पर प्रयास है, लगभग 70 हम जीवन प्रत्याशा करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट हो गया। अब ध्यान देना, अब आपको बस ये बताना कि अब क्वेश्चन जो डिमांड थे वो फुलफिल हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अंत में, भाई सरकार इस पॉलिसी की उचित क्रियान्वयन के उद्देश्य सरकार ने एक स्टेट में एक जनसंख्या कोष, एक पॉपुलेशन फंड का भी निर्माण किया है, ठीक है, एक पॉपुलेशन फंड, जनसंख्या कोष का भी निर्माण किया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करें, हम नसबंदी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके लिए हम क्या करें कि अगर आप शैक्षिक रूप से नसबंदी कराने यहाँ पर आते हो तो आपके जो पेंशन स्कीम है वहां पर सरकार की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, कुछ अंशदान यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रसूति केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। 2 बच्चे की नीति लेकर के सरकार ने यहाँ पर एक अलग से विधेयक में प्रस्ताव ला करके आया है कि 2 बच्चे अगर आप लेते हैं तो हमको गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये कुछ प्रयास सरकार इस पॉलिसी के उचित क्रियान्वयन के उद्देश्य कर रही है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई मेन बॉडी को लेकर के। कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या बातें लिखी जाएंगी उस बात पर फोकस करिए। कंक्लूजन बेहद बेहद अच्छा होना चाहिए। और इस कंक्लूजन को हम लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, 2, 3 सब कुछ लिंक कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ये आपका हो गया। आपका SDG 5 हो गया जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है। आपका SDG 11 हो गया जो कि सस्टेनेबल सिटीज, इसकी बात करता है, टिकाऊ शहरों की बात करता है। तो इनके
उचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की ये पॉलिसी एसडीजी के साथ संरेखित की गई है, उसके साथ लाइनअप किया गया है कि भाई ठीक है हम इस पॉलिसी को एसडीजी के गोल के साथ मिला करके चलेंगे। आप देखो हमारा जो टारगेट है वो वर्ष 2030 तक के उद्देश्य हमने बनाया हुआ है और एसडीजी कब तक की है, 2030 तक के उद्देश्य है, ठीक है। तो सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से एसडीजी 3, एसडीजी 5, एसडीजी 11 के सही क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहती है। और इसके साथ साथ सरकार विकसित और अमृत भारत, ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले भी किसी क्लास में डिस्कस किया था कि विकसित और अमृत भारत @47 मतलब 2047 में जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो चुके होंगे तो हम एक अमृत भारत की संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, एक विकसित भारत की संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, जिसके सही प्रकार से पूरा होने के लिए हमको अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने का आवश्यक है। और ये जो पॉलिसी है ये इसके दृष्टिकोण का, इसके अप्रोच का समर्थन करती है। ये बातें आपको अपने कंक्लूजन में ऐड करनी है, ठीक है। ये आपका आंसर का, निष्कर्ष का अंतिम पॉइंट होगा। तो ध्यान दीजिए हमने आज की क्लास में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, आपको अपने आंसर इसी प्रकार से लिखने हैं। इसके अलावा देखिए प्री सीरीज तो हमारी चल ही रही है, इसके अलावा हमारे 2 बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं, जिसमें से एक का नाम है प्रयास, जिसका जो नया बैच है वो 16 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक चल रहा है मेंस टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 16 पेपर हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप प्रयास डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और आपको कॉपी वैल्यूएशन के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, करो भाई। देखो कुछ पैसे आएंगे तभी हमारा भी कल्याण होगा। आप यहाँ से जुड़ोगे तो आपको गारंटी है, मतलब आपको प्रॉफिट होना ही है, आपको यहाँ पर इस पूरे बैचेस से, इस पूरे कोर्स से बेनिफिट होगा, इस बात की श्योरिटी है। तो आप ये चीजें ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग करिए, मीन्स की टेस्ट सीरीज लगाइए। वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जरूर शेयर करो। अगर आपको इस पॉलिसी के संदर्भ में कोई भी अदर पॉइंट्स आपके दिमाग में आता है उसको भी कोट कर उसको भी बताइए कि हाँ भाई ये पॉइंट सर आपने छोड़ दिया था, सो दैट कि हम उस पर भी यहाँ पर काम कर सके, ठीक है। सभी दोस्तों को शुभकामनाएं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी समस्या आती है तो कॉन्टेक्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।